अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, अर्ली इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं जी। कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हो तुम? जी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ। ये भी दिन आना था कि तुम मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दोगी? जी बिल्कुल, ये दिन इसलिए आना था कि आपने वैसे थोड़े अरसे से प्रिडिक्ट भी किया था कि माहौल इस तरह का बन सकता है, लेकिन 2 साल की गारंटीज आपने दी थी कि इतना अरसा तो काम चलेगा। आपने पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से खबर दी थी। तो मैं अर्ली इलेक्शन की बात कर रही हूँ। बरतानिया में कॉल हो गए। अच्छा, खान साहब का ताल्लुक है उसके साथ भी? हाँ, इमरान खान साहब की साबिका ससुराल का ताल्लुक है। अच्छा। मदर डेमोक्रेसी। बरतानिया में इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं और ज़रा खिलाफे मामूली थे। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा। फैसला लास्ट मोमेंट पे लिया गया। उनकी ऋषि सुनक साहब की कैबिनेट में कोई उन्हें मशवरा देने वाले लोग थे जो कह रहे थे अर्ली इलेक्शंस कॉल करने चाहिए, लेकिन हैं यूएस के इंडिपेंडेंस डे पे बरतानिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कि देखिए, अभी तो हाल ही में लेबर ने लोकल इलेक्शंस के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का इजहार किया। हाँ। और ये जो उन्होंने जो इलेक्शन कॉल की है कंजर्वेटिव पार्टी ने जी, इसका ये मतलब है कि कोई इसके पीछे कोई बड़ी वजनी चीज़ होगी। कोई गेम है, गेम है, या ये उनका ख्याल है कि ये बेहतर टाइम है। अब वो क्यों बेहतर टाइम है? एक तो ये कि कुछ लोगों का कहना है कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है उसका रेट गिर गया वहाँ। वो ये समझते हैं कि शायद इसका भी असर पड़े, बाद में शायद और कोई मसले ना बन जाए। अच्छा। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, वो ये है कि आगे बहुत अहम फैसले आ रहे हैं यूक्रेन के बारे में, चाइना के बारे में, रशिया के बारे में, और स्पेशली यूरोपियंस इन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया है। और बहुत बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं यूके में, स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स। तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी वहाँ हो गई है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इस वक्त बड़ी अनपॉपुलर होती जा रही थी। तो उनका ये ख्याल है, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर टाइम है कि ये ना हो कि और इससे ज़्यादा हाथ से बात गेम निकल जाए, अभी शायद कोई बचाव हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इसलिए दे थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो फॉर द इलेक्शन। उन्हें इस बात का एहसास है कि हारेंगे वो, ये वो जीत नहीं सकते इलेक्शन। इट विल बी अ मिरेकल इफ दे विन दिस इलेक्शन। बट ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर आया हो, नॉट नेसेसरली फ्रॉम दीज फैक्टर्स, बट ये देखिए वहाँ जो मोनार्क है ना, किंग ऑफ इंग्लैंड, बादशाह, हाँ बादशाह, उनका भी कोई ना कोई इसमें एडवाइस होती है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि किंग चार्ल्स ने उनको ये एडवाइस दी है कि यू शुड गो फॉर एन इलेक्शन और मीटिंग उन करके फिर उन्होंने ऐलान किया। जाहिर है वो जो मीटिंग होती है ना, वो तो खैर जाते हैं बताने के लिए, पर कभी कभी वो डिस्कशन के लिए भी जाते हैं। अच्छा। कभी कभी अगर कोई किंग एग्रेसिव हो या बहुत इंटरवेंशनिस्ट हो तो वो एडवाइस भी थोड़ी सी देते हैं, ऐसे एलिज़ाबेथ देती होती थी कभी कभी। बहरहाल मेरा ख्याल है कि द कंजर्वेटिव्स विल लूज एंड द गोल्डस्मिथ्स जो कि खान साहब के एक्स रिश्तेदार हैं, दे विल नॉट फेयर वेल। ओके, कोई अपसेट भी हो सकता है सर्वेस के अगेंस्ट? नहीं, आई डाउट इट, बट हो गया तो ठीक है फिर। आई मीन मेरी पेशेंट गोई वहाँ तक तो चिड़िया वहाँ तक तो नहीं जाती, मगर कोशिश की है। टिकट लेनी पड़ेगी चिड़िया को जाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो टिकट कट रहे हैं वो ये कि मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चश्मे, वो क्या फलक ने ये तमाशा भी देखना था कि मौलाना साहब जो कि बहुत बड़े हरीफ गंडापुर साहब के समझे जाते हैं, अब वो मौलाना साहब मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और तैयारी हो रही है एक हुकूमत मुखालिफ तहरीकी, या कह सकते हैं री इलेक्शंस के लिए कि इंतखाबात हों और मुनसिफाना हो। उसमें गारंटीज़ मौलाना कुछ मांग रहे हैं, वो तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन खान साहब के हक में जा रही है। इमरान खान साहब के लिए हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, स्पेशली ये जो लास्ट वीक गुजरा है, इसमें हम देख रहे हैं कि टैरिन वाइट केस, मुबैना बेटी का मामला, उसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आपने उसके ऊपर कमेंट भी किया था। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब जब निकलते थे ज़मानत पे पकड़े जाते थे, जब निकलते, अब की बार निकले आप पकड़े नहीं गए, जो कि गैर मामूली खबर है। हमाद अज़हर साहब सामने आ जाते हैं अपनी रूपोशी ख़त्म करके, उनकी रूनुमाई हो जाती है। मुझे आपसे ये जानना है कि ये परवेज़ इलाही साहब रिहा कैसे हो गए, हमाद अज़हर साहब सामने कैसे आ गए, और मौलाना जो हैं वो क्या करेंगे? हाँ, मौलाना क्या करेंगे? तो तीनों सवाल लिंक्ड हैं। हाँ। खान साहब ने, मैंने सुना है कि कुछ इस किस्म के पैगाम भेजे हैं अपनी सियासी जमात को कि बाहर निकलें, जी, तैयारी करें, इनफ इज़ इनफ, निकलें बाहर, तैयारी करें स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स की। और फिर ये भी कहा है कि 30 तारीख को
जब वो केस लग रहा है, जी अमेंडमेंट, नैब अमेंडमेंट केस नैब है, अमेंडमेंट केस, उसमें उनका मैच है। उन्होंने कहा मेरा मैच है, और ये भी कहा कि मुझे इजाज़त मिले कि वीडियो के ऊपर मैं एड्रेस भी करूं कोर्ट को। जी तो ये सारी चीज़ें जो है लोग जो है तबसरे करने शुरू कर दिए हैं कि शायद खान साहब को कोई इशारा मिला है, या उनका ख्याल है कि ये अच्छा वक्त है टू स्ट्राइक, कोई एग्रेसिव किस्म का पोस्चर लेने की का वक्त आ गया है। तो मेरा ख्याल है मैं एक एक करके बातें जो है ना निपटाता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपने कहा चौधरी परवेज़ इलाही जी। अच्छा, आपको मैं ये बात बता दूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ अरसे से चौधरी शुजात के ज़रिए कुछ मुज़ाकरात में इन्वॉल्व थे। मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, जेल से और उसकी वजह से उन्होंने फिर मोनिस इलाही से भी रब्ता किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो मोनिस इलाही क्रिएट कर रहा है ना बाहर बैठ के कि मैं इमरान के साथ हूँ, ये है वो है, और वालिद को भी उसने तकड़ा किया हुआ था। मगर फैमिली टूट गई है, ठीक है ना, फैमिली जो है वो बिखर गई है, बड़ी एक क्लोज फैमिली थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी इतला है ये कि कुछ अरसे से परवेज़ इलाही साहब को की तरफ नरम रवैया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रवैया नरम हो चुका था। अच्छा। शायद ये गलत नहीं होगा कि जब ये लाहौर में जेल में थे तो कभी कभी ये सुपरिटेंडेंट के घर में भी पाए जाते थे, कोट लखपत जेल से सुपरिटेंडेंट के घर में? हाँ, शायद रिहाइश वहाँ कुछ अरसे के लिए भी। अच्छा, हाँ, मोहसिन नकवी साहब के होते हुए ऐसा हो जाता था? नहीं, मोहसिन नकवी साहब तो अब इधर नहीं है ना। हाँ नहीं, हाँ, जब वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, अडियाला। हाँ, अडियाला नहीं, यहाँ जो है इधर कोट लखपत। कोट लखपत। तो और जो कुछ यहाँ होना था वो जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस के लेके करना था ना। तो अब चौधरी शुजात जो है वो तो इसी पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा है ना, उनके जो साहिबजादे भी हैं। सालिक हुसैन साहब, तो इसलिए मेरा ख्याल है चौधरी साहब ने कुछ रोल अदा किया है और परवेज़ इलाही साहब ने भी कुछ कमिट, और मेरा ख्याल है जो कमिटमेंट की है वो यही की है कि अगर खान साहब कोई लॉन्ग मार्च या कुछ इस किस्म की स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब अपने आप को दूर रखेंगे उससे। अच्छा, अब मैं बात बहुत आगे ले जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, दूर रखेंगे? हाँ, वो मेरा ख्याल है उस तरीके से हमायत नहीं करेंगे खुद कि वो बाहर आए और एग्रेसिवली उसकी सपोर्ट में आए। अच्छा, इसीलिए उनको फिर छोड़ दिया गया। एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, वो तो खैर करनी है उन्होंने, वो तो नहीं छोड़ सकते, उनकी जो सेफ्टी है उसी में लाई करती है। बट मैं कह रहा हूँ कि शायद खान साहब के जो एजेंडा है शायद उसको फुली ना फॉलो करें। अच्छा, अब इसमें यही बात छोड़ दें, आगे आइए आप। खान साहब को भी इस बात का इल्म है कि परवेज़ इलाही साहब को ऐਵੇਂ नहीं छोड़ दिया गया और फिर गिरफ्तार नहीं किया, कुछ ना कुछ तो हुआ है। खान साहब ये समझते हैं। अच्छा। परवेज़ इलाही को पता है कि खान साहब ये समझते हैं। ही नोज ठीक है। सो इस तरीके से गेम आगे चलनी है। खान साहब ये भी समझते हैं कि ये ना हो कि परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट किया जाए टू टेक ओवर द पार्टी जो बाहर है, ख़ुसूसन पंजाब में। तो इसलिए फिर उन्होंने हमाद अज़हर को एक्टिवेट कर दिया। ठीक, इसीलिए इतनी बड़ी रिस्क ली है कि निकलो बाहर आप तो एंड टेक चार्ज। तो उन्हें फिक्र है कि ये ना हो कि परवेज़ इलाही साहब, बिकॉज ही इज़ आफ्टर ऑल अ मास्टर पॉलिटिशियन, नो डाउट, ठीक है ना, उनके बड़े यहाँ से रसूख हैं और अब शायद उनकी जो दूर थे एस्टैब्लिशमेंट से वो भी शायद करीब हो गए। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की सूरत हाल यहाँ डेवलप कर रही है। अच्छा, आगे आइए आप। मौलाना की बात आपने की। मौलाना जो है वो भी आपको हमने पहले भी ये तबसरा किया था कि मौलाना ने कुछ डिमांड्स हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे, जिसका ताल्लुक केपी के साथ भी है और बलूचिस्तान के साथ भी है और सेंटर के साथ भी है। मगर अभी वो डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे। मगर मौलाना कभी भी पीटीआई की जलसे के अंदर शामिल नहीं होंगे और पीटीआई चाहेगा कि वो उनके जलसे में आ जाए अपने झंडे लेके, मगर मौलाना कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अगर वो एहतजाज करेंगे तो अलग करेंगे, वो आप इनके साथ मिल के नहीं करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि हम भी करने लगे हैं, वो उधर जलसा कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, जैसे ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब ने अलग अलग जलसे किए थे, मगर वो एक प्लान के तहत किए थे। यहाँ वो प्लान नहीं है। अच्छा। पीटीआई का प्लान ये है कि उल्टाया जाए, मौलाना का ये प्लान नहीं है कि उल्टाया जाए। देखिए, मौलाना को इस बात का एहसास है कि अगर अगले इलेक्शन होते हैं तो मौलाना को उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, वो तो पीटीआई ले जाएगी ना। तो इसलिए मौलाना ये कहते हैं ना जबकि इलेक्शन कराएं, ये एक बार्गेनिंग पॉइंट है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना पीटीआई इलेक्शन अफोर्ड कर ना नून लीग इलेक्शन अफोर्ड कर सकती है इस वक्त, ना मौलाना कर सकते हैं इस वक्त। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था उससे बेहतर ही होगा या ख़राब तो होगा नहीं। अब जरदारी साहब क्या गीदड़ सिंगी है, प्रेसिडेंसी में बैठे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ गेम प्लेइंग होती है, टैक्टिक्स होते हैं अपने डिमांड्स मनवाने के लिए। मगर ये ज़रूर है कि मौलाना अब थोड़ा सा हाथ दिखाएंगे अपना। बातें बहुत होगी, अब थोड़ी बहुत वो हलचल भी करेंगे।
होंगे। अच्छा, यहाँ पे जब परवेज़ इलाही साहब की बात हुई तो जहन में दो सवाल उमड़ते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी में और उनके साथ जो सलूक किया गया, वो बीमार भी बहुत हुए, तबीयत उनकी बहुत नासाज रही, उसमें मोहसिन नकवी साहब का हाथ था। आपने जो एनालिसिस किया, क्या उसका मतलब ये है कि नून लीग ने कोई मैसेज दिया है मोहसिन नकवी साहब को इस रिहाई से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग ने कोई, ये इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी इस किस्म की चीज़ में। इसमें पीडीएम गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि चौधरी परवेज़ इलाही, इमरान खान, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट खुद हैंडल कर रही है। अच्छा, यानी चौधरी शुजात या चौधरी सालिक हुसैन ने नून लीग के थ्रू कोई रास्ता लेने की कोशिश? नहीं, नून लीग के जरिए नहीं, ये बराह रास्त होता है। बराह रास्त होता है। परवेज़ इलाही साहब को तो हमें पता है वो हमेशा बराह रास्त खेलते रहे। ये पहली बार था जो थोड़ा रिवायत से हट के चल रहे थे और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया कि उन्होंने लंबी जेल काटी। लेकिन एक और ख़बर जो आपने दी थी कि बुशरा बीबी को रखा गया बनीगाला में अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करके, तो बाद में उनकी मुंतकिली होगी अडयाला जेल में उनकी दरख्वास्त पर। तो वो जो बैकडोर चैनल था वो बंद हो गया क्योंकि उससे पहले रब्ता इस तरह से किया। क्या परवेज़ इलाही साहब और रब्ताकारी के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे अब? नहीं, वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसीलिए बाहर आए हैं। उनकी यही कोशिश होगी कि खान साहब के को पैगाम दिया जाए या रीच आउट किया जाए कि आपके जो टैक्टिक्स हैं, इतने एग्रेशन के साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए, और आप अगर इजाज़त दें तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। तो इस तरीके के साथ अपना रोल वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है खान साहब नहीं बात मानेंगे। वो ये जो हमाद को बाहर निकाला ना, वो इसीलिए निकाला है कि परवेज़ इलाही को स्पेस नहीं मिली, वो वाली स्पेस नहीं देनी। हालांकि वो सदर हैं पाकिस्तान, वो तो है, इंसाफ वो तो के, है, सिंबॉलिक बेशक। तो इन सारी तब्दीलियों का क्या कोई ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने से? क्योंकि सभी सूंघ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि कोई जोहरी तब्दीली होने जा रही है हवाओं में। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको इस बात का इल्म हो कि इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि अदालतें जो हैं जिस तरीके से रिलीफ दे रही हैं खान साहब को और पीटीआई को, अगर इस्टेब्लिशमेंट खफा हो या परेशान हो, तो इसका ये मतलब है कि जुडिशरी को किसी साजिश के तहत ये पुश नहीं किया जा रहा कि खान के लिए नरमी दिखाएं। अगर हमें ये पता हो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ नहीं है और वो चाहती है कि कोई ओपनिंग क्रिएट की जाए, फिर आप एक साजिश बना सकते हैं कि जजों को भी इशारे हो गए, करो जो मर्ज़ी करना है। मगर अगर ये पता हो आपको कि इस्टेब्लिशमेंट जो वो कहती है किसी सूरत में भी हमने इमरान खान के साथ बात नहीं करनी है अभी और उसकी बातें नहीं सुननी हमने, तो फिर ये जो कुछ जुडिशरी कर रही है ये खुद कर रही है। और ये मैंने आपको बहुत अरसा कहा और हर प्रोग्राम में आपको मैं याद दिलाता हूँ कि मुझे 2 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशरी ये करेगी और उसकी वजूहत भी मैंने आपको बताई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई इशारा आया है कि आप खान साहब के साथ हमने बातचीत करनी है तो नरमी का इजहार करें। ऐसी बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नरमी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में खान साहब को बाहर नहीं आने देगी। इस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार है इस वक्त खान साहब से बात करने के लिए, और दिलचस्प बात यह है कि खान साहब भी नहीं तैयार इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। खान साहब अभी समझते हैं कि अभी और प्रेशर डालना, अभी और गड़बड़ करनी है, इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाना है, फिर ये बात करेंगे। अभी बात करने का क्या फ़ायदा? अभी तो इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहते हैं ना इन कमांड है। खान साहब तो इन कमांड नहीं है ना। खान साहब उस वक्त कमांड में होंगे जब बाहर राइटिंग हो रही होगी, जलसे जुलूस हो रहे होंगे, मईशत क्रैश कर रही होगी और पीडीएम के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी सैंक्शंस लगाने को आ जाएगी। फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें खान साहब को सपोर्ट मिल सकता है कि जी खान नू कढो, उनको मसला हल करे, ऐसी तो नहीं हैंडल कर सकते। मगर अभी तक तो सारा कुछ हैंडल किया हुआ है ना। अभी खान साहब इज़ नॉट अ थ्रेट। अभी जो थोड़ी बहुत आ रही है ना वो जुडिशरी से आ रही है। और मेरा ख्याल है ये भी, इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। अच्छा, ये भी मैं कह रहा हूँ कि इसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ये जो हो रहा है, हाँ, ये होगा यही कि ये जज हजरात एक एक करके खान साहब के केसेस ख़त्म करते जाएंगे। जी जी हो रहे हैं। हाँ, मगर वो एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत से और कार्ड्स होते हैं। अच्छा, कार्ड शफल तो नहीं हो रहे? कार्ड शफल, अच्छा अब आपने शरारत करने की कोशिश की है। जब कार्ड्स होंगे तो शफल तो होगा। कार्ड्स होंगे तो शफल तो होगा। हाँ। अब आपने मुझे पुश कर रही हैं आप मुझे। एक्चुअली सभी पुश हो गए थे जब वो बारासिंगे और लोमड़ की लड़ाई के हवाले से एक कॉलम कहीं छपा और उसके बाद वो हटा दिया गया।
तो उसके बाद से तो सभी फिर मैं तशवीश मुख्तसर में- बात करूंगा, नहीं तो प्रोग्राम ना बंद हो जाए। देखो ना, हमने बंद नहीं कराना प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं। हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसके साथ डेफेमेशन, टेररिज्म, साइबर क्राइम, कोई इस किस्म के इल्जाम लग जाए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? चप खा के हाँ, नहीं मतलब है कि जरा गुगली शुगली गुगली। ओके ओके, आप आप पतंगबाजी की तरफ नहीं आए, आप क्रिकेट की तो तरफ ये गए। कि आप हाँ। लुकआउट करें ओके, कि कोई इधर उधर के कोर कमांडर जो है वो इधर उधर ना हो जाए। कमिंग सून। कमिंग सून, ओके, सून से मुराद One आपको month? पता ही है। अरे यार हम देखो ना, दिस इज नॉट फेयर। एक्चुअली उस कॉलम में लिखा गया था कि 1-2 माह में हाँ चेंज तो आ बस जाना। फिर ठीक है ना, मैं कंफर्म कर रहा हूँ हाँ। कि कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी उधर। अच्छा, दोनों में या एक नहीं, में? देखिए ना, अभी तो कोर कमांडर की बात हुई, जी जी, एक की बात तो हुई। अगर कोर कमांडर की बात हुई है तो वो उठ के कहीं जाएंगे ना, जी जी, जाएंगे ना, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। और वो बड़ी करीबी से एक और करीबी जगह पे चले जाएंगे। हाँ। एक करीबी जगह से किसी और करीबी जगह पे चले जाएंगे। जैसे फैज हमीद साहब गए थे ना, जैसे फैज हमीद साहब आए आए थे, वो आए थे, इधर से कोई जाने की बात हो जाने की जाएगी। बात हो। बड़ी शरारत कर रही हो तो मैं रिलेट कर रही हूँ। इससे ज्यादा हिंट्स नहीं देनी। अच्छा, लेकिन तब भी चेंज आया था, अब भी चेंज आएगा? हाँ, तो फिर जब चेंज आएगा तो फिर जहाँ जाएंगे वहाँ भी तब्दीली हो जाएगी, वो फिर उठ के कहीं और चले जाएंगे, ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे? शायद ज़्यादा दूर चले जाए। हाँ, अच्छा बस तो फिर ये रह जाएगा कि वो आपने तो कहा था ना, वो क्या 2 लोगों की बात थी। बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो बारासिंगा और लूमड़। हाँ, तो अब अगर बारासिंगा और लूमड़ में से एक इधर उधर हो जाएगा तो ये ऐन मुमकिन है दूसरा भी इधर उधर हो जाए, बिकॉज आफ्टर ऑल बैलेंस रखना है ना, क्योंकि जो नए साहब जो आएंगे वो फिर अपनी टीम लाएंगे ना। अच्छा, ठीक है ना, तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ भी कुछ तब्दीली हो जाए। तो मतलब है कि आप समझें कि 3 टॉप पोस्ट इधर उधर होने के लिए तैयारियां शायद हो रही हैं या हो जाएंगी, या तो फिर सियासी मंजरनामा भी आप उसके बाद? तो उसके बाद फिर सियासी मंजरनामा नया प्लान डेवलप होगा ना, क्योंकि ये प्लान जब नए बनते हैं तो फिर नए लोग बनाते हैं। पुराने लोग तो बनाए हुए होते हैं प्लान्स, वो या फेल हो गए होते हैं या कामयाब रहते हैं। अगर कामयाब है तो उनको रखा जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर उनको इधर उधर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन हुई है ये कोई खास कामयाब इलेक्शन तो नहीं थी ना। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि था। थोड़ा सा टाइम देना था, अब वो टाइम शाइम हो गया है, अब कुछ लोगों को इधर उधर करना है। चलें, बस लीव इट देयर। नहीं। जब वो हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये सख्ती होने जा रही है और या कोई नया प्लान बन रहा है जो कि तब्दीली और किस्म की होने जा रही है। अभी मैं इसके ऊपर नहीं तबसरा करूँगा। द केमिकल चेंजेस जिनको आपने इंडिकेट किया, ये सियासी मंजरनामे पर कितनी हल कर सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सेठी साहब ने एक और हिंट दिया जो पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतालिक है, और कहा कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, लेकिन जरदारी साहब इन दिनों कहीं और बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं इसकी खबर देंगे सेठी साहब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, ठीक है, विजिट्स चलते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी यूएई के विजिट पे हैं, उसके बाद उन्होंने चाइना भी जाना है। सागदार साहब भी विजिट करके आ रहे हैं और कहीं जा रहे बेशक हैं। गए हुए थे। जी जी, तो जरदारी साहब दुबई गए हुए हैं, खैर से खैर? दुबई जरदारी साहब जाते रहते हैं। एक तो उनका वहाँ डॉक्टर्स हैं जिनकी वो मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं जेन्युइनली। अच्छा ये एवं ड्रामा नहीं है, होता है ये। अच्छा, दिल का इशू है क्या है? उनके 2-3 इश्यूज हैं, अच्छा, तो वो जाते हैं वहाँ, और ये आज से नहीं, ये काफ़ी साल से चल जा रहे हैं वहाँ। फिर ये आपको पता है उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, घर भी है, और दुबई लीक्स में तो बहुत कुछ है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत अरसा एग्जाइल में भी दुबई में रही। दुबई में रही थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मोहतरमा वापस आ रही थी 2007 में, ऐसे ही है ना, जी, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि बच्चे और जरदारी साहब नहीं वापस आएंगे, वो दुबई में रहेंगे। हाँ जी जी, बिल्कुल। तो और बिल्कुल कोई उनका इरादा नहीं था, वो इलेक्शन जीतने जा रही थी, और उनका ये फैसला था कि जरदारी साहब वहीं रहेंगे, जी, वो नहीं आएंगे इस दफ़ा। और उन्होंने ये शेयर किया था मेरे साथ। तो फिर जब ये हादसा हुआ तो फिर जरदारी साहब वापस आए और मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, और फिर ज़ाहिर है फिर हालात बदल गए। फिर मोहतरमा की एक विल भी थी जिसमें उन्होंने हैंड ओवर किया था सब जरदारी साहब को। बहरहाल वो फिर अगला कहानी है। तो जब जनरल पाशा आज DG/ISI थे, जी, उस वक्त भी जब हुसैन हक़ानी का केस हुआ था मेमो गेट, और लोगों को चाहिए जाके गूगल करके चेक करें, मैं पूरी कहानी क्या बताऊंगा, मगर उस वक्त भी बहुत प्रेशर था जरदारी साहब के ऊपर, और जरदारी साहब उस वक्त भी दुबई चले गए थे 15 दिनों के लिए। अच्छा, और ही वाज प्रेसिडेंट एंड ही लेफ्ट, एंड बड़ी फिर स्पेकुलेशन बड़ी हो गई कि शायद ये ना आए वापस। जी बिल्कुल, उस अरसे और में। ये भी था कि
उस हुसैन हक़ानी साहब को इस्टेब्लिशमेंट के एजेंसियों ने रखा हुआ था, और फिर बड़ी मुश्किल से वो भी जान छुड़ा के निकले यहाँ से, एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ कि जरदारी साहब के बड़े इंटरेस्ट हैं, दुबई में आते जाते रहते हैं। मगर इस दफ़ा एक और भी इंटरेस्ट था जिसकी वजह से थोड़ी सी शरारत की मौका मिल गया मुझे। अच्छा, आप पहले भी उनके हवाले से खबरें देते हैं ना, तो बहुत तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसी खबर तो नहीं है कोई? नहीं, अच्छा। देखिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही की मैंने बात की कि मेरा ख्याल है वो राब्ते में आ गए हैं, रडार पे आ गए, रडार पे एक्टिव हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के एक्टिविटी में आ गए हैं। खान साहब को सूंघ लिया उन्होंने कि ये गड़बड़ हुई है या होने जा रही है। मेरा ख्याल है एक और बहुत अहम शख्स है जिसका ताल्लुक़ खान साहब के साथ है, और जो केसेस हो रहे हैं खान साहब के ऊपर उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नहायत शरीफ आदमी और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं, और बाकी जो सिलसिले हैं वो फिर अदालतों में घूमते हैं। आजकल ख़ुसूसन काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली 190 मिलियन वाला जो केस है और यूनिवर्सिटी वाला केस है। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब दुबई में हैं। अच्छा। मलिक साहब के जो तल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ अरसे से ठीक नहीं है, वो इश्यूज बनते हैं DHA के साथ। ओके। और क्योंकि मलिक साहब भी शहर बनाते हैं, सोसाइटी है, तो वो जेलसीज चलती रहती है। ओके। और मलिक साहब को फ्रॉम टाइम टू टाइम एस्टेब्लिशमेंट या DHA वाले प्रेशर में ले आते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि एक ऐसा केस है जिसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि कानूनी तौर पे उन्होंने तो कोई गैर कानूनी बात नहीं की, अगर किसी ने की है तो वो तो हुकूमत पाकिस्तान ने की है कि जी ये पैसे एडजस्ट कहाँ होने हैं। उन्होंने तो नहीं, उनका तो कोई यहाँ कैबिनेट का ही रोल था, वो फिर जो साज़बाज़ हुई वो उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब आइए आगे। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब इज़ प्लेइंग अ रोल कि किसी तरीके के साथ मलिक साहब को ये सारा जो है इससे निकाला जाए। मलिक साहब और जरदारी साहब बड़े करीबी रिश्ते हैं उनके, और ये काफ़ी अरसे से ये करीबी रिश्ते। हाँ बिल्कुल, आपके एक शो में आपने बताया भी था कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब के थ्रू आसिफ जरदारी साहब को एक पैगाम भिजवाया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। याद है आपको? जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मलिक साहब इज़ वेरी क्लोज टू जरदारी साहब, एंड मलिक साहब इज़ ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम मियां नवाज शरीफ साहब या शहबाज साहब। अच्छा। हाँ, अभी आपने वो सुना, एक कहानी चल रही है ना कि जब ये सारा कोई तब्दीली का वक्त आया तो तो उस वक्त के जो DG ISI थे उन्होंने मलिक साहब को भेजा। जी, याद है? बिल्कुल, वो लंदन प्लान के आसपास। हाँ, वो लंदन प्लान, तो ये 2014 की बात है। तो उस वक्त मलिक साहब को भेजा था कि जी जाए इनको कहीं छुट्टी कराएं। तो मलिक साहब गए थे वहाँ रात के 12 बजे, और तो उसके बाद और फिर उनके 12 बज गए। फिर उनके 12 बजे। तो ये मलिक साहब इज़ बीन ए प्लेयर। ओके। आप पहले एक ज़माने में एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो गए। वो दुबई में हैं एंड विद हिज फैमिली। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब की भी कोशिश है किसी तरीके के साथ मलिक साहब को भी निकाला जाए। तो कैसे वहाँ दुबई में बैठ के कैसे निकालेंगे? यार तुम क्या करती हो? तुम एक्चुअली समझने की कोशिश कर रही हो कि दुबई का उसमें क्या किरदार। भाई मलिक साहब वहाँ बैठे हैं, तो दोनों वहाँ बैठे हैं, एक निकालने वाला और एक जो फंसा हुआ है, तो कैसे दुबई में निकलेंगे? बैठ की तो बात होगी, फिर जरदारी साहब बात आगे बढ़ाएंगे। किससे होगी बात? जरदारी साहब और मलिक साहब की बात होगी, आपस में बात होगी। हाँ, बात पाकिस्तान होगी। में नहीं हो सकती वो, क्योंकि मलिक साहब नहीं आ सकते नहीं यहाँ। हाँ, मलिक साहब नहीं आ सकते। क्या ठीक हो है, गया ओके। मुझे लगा कि शायद निकलवाना जिनसे है उनसे भी नहीं बात भाई, वो साहब भी मिल रहे हैं जाके। अब क्या तुम मुझसे हर बात बस निकलवाती हो? मैं ना मुश्किल आसान हाँ, करना नहीं, चाहती थी कि कुछ साहब वहाँ से भी चले गए हैं, वो भी मिला है। अच्छा। देखिए सिर्फ इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी तो इन्वॉल्व है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग मिल आए हैं, जरदारी साहब भी अब मिलने गए हैं। कुछ स्टिचिंग आपको कोशिश हो रही है, पता नहीं होती है कामयाब के नहीं, और कुछ ना कुछ हो रहा है। चलें अब इधर ही रहने देना। मलिक साहब ने एक चैनल खरीदनी थी। मैंने एक दिन मलिक साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मलिक साहब सुनिया तुसी 40% स्टेक ले रहे हो उस चैनल में? कहने लगे बिल्कुल गलत खबर। गलत? मैंने कहा रियली? अच्छा तुसी नहीं ले रहे? नहीं मैं 100% ले रहा। मैं 40% नहीं ले रहा, 100% ले रहा। So वो is going for that। अब प्लान खत्म हो गया। अच्छा, नहीं, डिजिटल सेटअप तो एक और खबर है, ये तो 2-3 साल पुरानी खबर है। डिजिटल सेटअप वो तो सुनते रहते हैं, हमारे एक एंकर दोस्त भी हैं कि शायद उनको ऑफर कर रहे हैं कि दुबई में आके बैठे। बड़ी खबरें दे रहे हैं। हाँ, तो ये खबरें चलती रहती हैं। चले, खबरों पे रोक आ गई है, कोई बात नहीं। हमारा तो मूड नहीं है जाने का डिजिटल चैनल। जिंदगी का कोई पता नहीं, कहीं पे भी हवा ले जाए, किस्मत ले जाए, रिस्क ले जाए इंसान को। तो तुम भी चौधरी की तरह हो गई हो। कौन से चौधरी? कौन चौधरी की बात तो नहीं कर रहा। चौधरी तो नहीं ना। अच्छा। सेठ साहब,
खबरें जो आती रहती है ना उनके ऊपर आ गई है अब एक रोक। अब जो पंजाब हत्या की इज्जत एक्ट है वो हो गया मंजूर और हो गया उसका निफाज। इस पे बेशक एहतजाज आ रहा है सामने, लेकिन गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इसे आप मंजूर ना करें। क्या आ सकती है कोई रुकावट इसके रास्ते में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर रही। पंजाब गवर्नमेंट कर रही है मगर नहीं कर रही। पंजाब असेंबली कर रही है मगर नहीं कर रही। अच्छा। ठीक है, ये करवा कोई और रहा है। ठीक, अच्छा। क्योंकि आपने देखा ना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स ही करवा रहे हैं ना, बिकॉज उनको प्रोटेक्शन मिल रही है इसमें। सारे तो जाहिर है हमें तो नहीं मिल रही ना, हमारे तो खिलाफ जा रहा है मगर उनके हक में जा रहा है। हाँ, ऐसे ही है ना। तो फिर इसका ये मतलब है कि इसके पीछे कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स ही होंगे ना, जिनका नाम भी लिख दिया गया है उसके अंदर। जी, सारे प्रेसिडेंट साहब है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। सभी आला मनसब पे बैठी हुकूमती शख्सियत। आप और मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन होल्डर्स नहीं है जी। हमारे खिलाफ तो ये है कि जी फौरन एक ट्राइब्यूनल बनेगी और सब तो पहले 3 लाख रुपए का डज लगा देंगे सलाम ले पे। पहले सलाम नहीं असि लवांगे, सलाम अलैकुम वो कहेंगे 3 लाख रुपया रखो इत्थे। ठीक है जी। और अगर ना हुए तो फिर जेल में जाएं आप। आपकी पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब लॉ ऑफ एविडेंस सारा चेंज कर दिया कि जी ये नहीं है कि जी आपने मेरे पे केस किया, ठीक, आप बताएं कि आप कैसे दुखी हैं। नहीं, मैं वो एस्टैब्लिश हो गया कि मैं तो है ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर, मेरे खिलाफ तो बात ही नहीं कर सकते, सच हो या झूठ। तो अब आप बताएं कि आपने क्यों इनको अटैक किया। चलो फारग हो तो फिर इससे तो काला कानून तो कहना ये ठीक दो होगा। काला कानून से ज़्यादा काला क्या चीज़ होती है? ये वो कानून है। तो इसके ऊपर बड़ी एहतजाज हो रही है, शोर शराबा पड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड प्ले किया है। उनको पता है कि ये कानून तो पास हो गया है। हाँ। ठीक है, उन्होंने बेचारों के पास 4-5 लोग थे असेंबली के अंदर, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत शोर वोट डाला, उधर सेनेट के अंदर रज़ा रबानी साहब कोई थोड़ा बहुत शोर डालते रहते हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने जो काम करना था कर दिया। ठीक है, अब चला गया गवर्नर साहब के पास। अब पीपल्स पार्टी ने सोचा और थोड़े से नंबर शंबर लगा लें जर्नलिस्ट के साथ, अवाम के साथ, कि हम तो आपके साथ खड़े हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर वो हमारे साथ खड़े हैं, वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े, क्योंकि अवामी है ना। तो उन्होंने अब ये मौका ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट में तो है नहीं और हैं भी, तो इसलिए वो जब उनको मौका मिलता है वो छोटा सा कोप देते थे। ठीक है, मगर इतना नहीं कोपते कि खून खराब हो जाए। स्मार्ट। हाँ, इंज करके ताकि खून भी ना हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चला जाए कि हम तो हमेशा के ये कहते रहे हम तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, तो IMF के खिलाफ हैं, हम तो ये वीट परचेज के ऊपर हम छोड़ डाला हुआ है हमने, हम तो ये काला कानून है, हम नहीं एक्सेप्ट करें। तो गवर्नर साहब ने वो फॉलो करते हुए स्क्रिप्ट वो वापस कर दिए। अच्छा। अब अगला स्टेप ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो असेंबली जो है वो वापस भेज देगी और जब वापस भेज देगी 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। मगर पॉइंट तो मेक हो गया ना। हाँ। अच्छा, अब मेरा ये अफसोस की मैं मुझे इस बात पर कि इतनी ये जो नून लीग वाले हैं, ये PDM वाले लेट क्यों गए हैं, इतना क्यों लेट गए हैं, उसकी वजह ये लेट ही गए हैं ना जी। अच्छा, मैंने कहा शायद देर से गए हैं। ओके, आपका मतलब है वो। हाँ, ओके, अच्छा, वो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नुकसान इवेंचुअली उनका होगा। इस वक्त तो सारा मीडिया उनके खिलाफ हो जाएगा। ठीक है ना, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जी इसके पीछे कौन है, हम तो टू स्केर्ड। डायरेक्ट फेस जो सामने है वो तो नून लीग है, वो मरियम आ रही है। ठीक है, और पंजाब असेंबली आ रही है जी। ठीक है ना जी। तो इसलिए बदनामी तो इनकी होगी। हालांकि ये नहीं चाहते कि ये करें, मगर ये होगा क्योंकि उनको कहा जा रहा है करें आप, तो वो कर रहे हैं। हालत तो इस किस्म की है यहाँ। तो अब मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। अगर पीपल्स पार्टी को ये कहें ना कि सिंध में करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिंध में ये लॉ पास हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता कि KP में ये लॉ पास हो जाए। आप समझ रहे हैं? यहाँ क्योंकि जो हालात हैं जिस किस्म के आप समझते हैं वो उन्होंने कहा जी करो, तो उन्होंने कहा जी कर देने हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो इसलिए बड़े अफसोस की बात है कि ये जो बड़ा काला कानून है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अभी सूरत हाल ऐसी है कि फैसले कोई कर रहा है और जिम्मेदारी किसकी बन रही है। बैकलैश आ रही है किसके खिलाफ, फैसले कहीं और हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये भरना पड़ेगा इनको। 2016 का एक्ट जो कानून है वो मुस्लिम लीग नून का लाया हुआ था, लेकिन बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ इमरान खान साहब और के ये भी दौर इनके में। खिलाफ इस्तेमाल होगा एक दिन। ओके। अब याद रखिएगा। मगर अब बातें क्योंकि हो रही हैं, अभी आपने वो पैमरा वाले भी तो देखा ना, पैमरा भी फिर एक्टिव हो गया ना जी। सब जुडिस, उन्होंने कहा जो भी सब जुडिस मामला है उसके ऊपर बातचीत ना की जाए।
मतलब रिपोर्टिंग भी ना की जी, जाए, ना रिपोर्टिंग ये ना बात की है जाए। ना। देखिए सब्सिडीज के ऊपर रिपोर्टिंग हो सकती है, ओपिनियन नहीं दिया जा सकता, जी। ये कानून का तकाजा है, ये आइन का तकाजा है कि रिपोर्टिंग को आप नहीं रोक सकते। और अगर जज हजरात अदालत के अंदर खड़े होकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि खबर बनती है, तो वो खबर तो बनती है ना। और आजकल तो वो कहते हैं कि जी हम तो पब्लिक हियरिंग्स कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। रिपोर्टर को भी आप फिर इजाजत देते हैं, या तो आप कह देना कि इन कैमरा ट्रायल होनी है, जी। तो अगर इन कैमरा नहीं होनी, रिपोर्टर्स ने आना, तो फिर रिपोर्टिंग तो होनी है ना कि जज हजरात के रिमार्क्स क्या हैं क्या नहीं है। आपको याद नहीं है, मुझे तो याद है इस मुल्क में कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसी ऐसी बातें करते थे, वो हेडलाइंस देखना चाहते थे अगले दिन। इफ्तिखार चौधरी साहब से इफ्तिखार चौधरी साहब से भी पहले, अच्छा। नसीम हसन शाह के ज़माने में जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, आपको नहीं याद होगा, मुझे तो याद है, तो उस वक्त नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे और 1993 की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त हर रोज़ वो ऐसी बातें करते थे, हर रोज़ हेडलाइन लगती थी कि जी लगता है ऐसी था कि इसको छोड़ देंगे, और छोड़ ही दिया। मतलब ये तो पर्सनल प्रोजेक्शन में आ गया ना। हाँ, तो ये तो अब ये कह रहे हैं कि जी जो अदालत के रिमार्क्स हैं वो भी आपने रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें, या ये पैमरा का नोटिफिकेशन? पैमरा का नोटिफिकेशन, पैमरा एक्चुअली नोटिफिकेशन जो होता है वो तो वैसे ही चैलेंज हो जाता है। जी, हो गया वो, ये भी हो जाएगा, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी कुछ स्टे मिल जाएगी, तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 में आपको आजकल पैमरा फिर एक्टिव हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, मैं लास्ट टाइम मैंने देखा था पैमरा एक्टिव था इमरान खान के ज़माने में, उस वक्त कहीं और से पैमरा को इंस्ट्रक्शंस आते थे, और वो अफसार आलम साहब ने बड़ी क्लियरली हर प्रोग्राम में बताया कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते थे, और इसीलिए फिर अफसार आलम साहब को भी उन्होंने वहाँ से निकलवा दिया, क्योंकि वो रेजिस्ट करते थे। तो पैमरा चलाते कोई और थे, कहीं और से। आजकल भी वही सिचुएशन हुई हुई है। अब मुझे भी एक नोटिस आ गया, एक कहते हैं, मैंने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में ये कहा, पिछले हफ्ते कि जी ये FBR का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर इतने लेयर्स हैं जिसमें लॉयर्स आर इन्वॉल्व। तो मैंने कहा था ये इतने लीगल नहीं होना चाहिए, ये रैकेट ही बन गया है ये, कि जी हर चीज़ जो है वो चैलेंज होती है, फिर चैलेंज होती है, फिर चैलेंज होती है। हालांकि ज़रूरत नहीं होती, एक चैलेंज के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब एक प्रपोजल भी थी गवर्नमेंट की तरफ से, IMF की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको कम किया जाए। मैंने कहा था कि एक पहले ITO एक फ़ैसला देता है, वो फिर या हम चैलेंज करते हैं, कोई हमारे ख़िलाफ़ आता है, हम चैलेंज करते हैं, तो वो चला जाता है कमिश्नर के पास। कमिश्नर के पास हम जाते हैं, अगर हमारे हक में हो जाए तो जो डिपार्टमेंट है वो चैलेंज करती है, तो वकील आ जाते हैं। अच्छा। फिर वकील जो है ना वो सारा वक्त एडवाइस देते रहते हैं कि ये करें, वो करें, ये करें। तो मैंने कहा था ये लेयर्स इतने बंद करें। एक तो FBR के पैसे लगते हैं, एक दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक अपील एंड देन अगर एक और है तो हाई कोर्ट में जाए, 2 अपील से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मगर वो क्यों होता क्यों है? क्योंकि ये जो फैसले आते हैं ना, इतने गंदे फैसले होते हैं, इतने वो बायस्ड फैसले होते हैं, प्रेशर होता है ITOs के ऊपर, तो वो जनाब ठा करके एडबैक्स ये लगा लगू के अपने टारगेट्स मीट करने के लिए कर देते हैं। मगर उसके बाद वो चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो आप ये शोर पड़ा हुआ है कि अदालतों के अंदर कितने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के केसेस पड़े हुए हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और IMF कह रहा है कि इनको रैप अप करें जल्दी। जी बिल्कुल। और तो मैं उसी के ऊपर तबसरा कर रहा था, तो किसी वकील ने ये किसी के कहने के ऊपर श्योरली, मुझे नहीं पता, एक किसी वकील ने या किसी बंदे ने उठ के पैमरा को लिख दिया कि सेठी साहब ने वकीलों की बड़ी तौहीन की है। ओ यार, वकीलों की तौहीन की है, तुसी करदे की पे हो? ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ? तो आप मेरा मुंह ना खोलो, मैं और बड़ी गल्ला कर देंगा कि की हो रहा है। नहीं सिर्फ साहब, नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो सारी टैक्स चोरी हो रही है ना, ये प्रोफेशनल क्लासेस भी कर रही हैं। तो शब्बर जैदी साहब के इंटरव्यूज हैं रिकॉर्ड सारे, वो उनके देख लीजिए। मेरा ख्याल है शब्बर जैदी साहब को सबसे पहले बैन करें ना पैमरा, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, मैंने तो बैन नहीं होना, मैंने तो सुनानी है बातें। अच्छा, नहीं ऐसे अब एक और नोटिस आया तो मैं यहाँ बैठ के नहीं, मैं ट्विटर के ऊपर जाके इनको सादा सीधा करूंगा। नहीं सिर्फ साहब, सिक ऑफ देम। जो FBR की कारकर्दगी है उस पर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो है नहीं। आप देख सकते हैं IMF की जानिब से क्या कहा गया, और उसके बाद IMF में जो रीस्ट्रक्चरिंग या ओवरहॉलिंग हो रही है वो बता रही है कि काम क्या किया गया और जिसकी वजह से मुल्क की मईशत इस हाल को पहुंची है। सिर्फ साहब आप पानी पिए, मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। पानी नहीं, पर वेलकम बैक टू द शो। सिट साहब, आपके फॉलोअर्स बहुत जीनियस हैं। अच्छा, हाँ, सारे के सारे जितने लोग क्वेश्चन भेजते हैं बहुत डीप रूटेड होते हैं। अच्छा। और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। चलो सुनाएं। अहमद हसान साहब हैं, क्या जानना चाह रहे हैं वो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनका। जी
कितनी देर तक के लिए सस्टेनेबल होता है ये सिस्टम कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहें? क्योंकि अगर खान साहब को निकाल दें तो बात ये बनती है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अवाम एक चीज चल रही है। हमें पता है कि केपेबल कितने हैं खान साहब जो कि इस वक्त अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। तो अगर अवाम कीप चूजिंग दोज पीपल हु आर नॉट केपेबल तो वो सिस्टम कितनी देर के लिए चल सकता है? देखिए, तारीख हमें ये बताती है कि जब इस्टेब्लिशमेंट एक्ट करती है तो 10 साल तक तो बैठी रहती है। अवाम जो मर्ज़ी करती रहे, मीडिया जो मर्ज़ी करता रहे, अदालतें जो मर्ज़ी करता रहे। 3 दफ़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट इंटरवेंशंस की हैं। अब वो डायरेक्ट इंटरवेंशंस नहीं, अब वो हाइब्रिड में आ गए हैं। अच्छा, अब हाइब्रिड भी जो है ना, वो मेरा ख्याल चल नहीं रही इनसे। और बहुत बड़ा चैलेंज इमरान खान ने पेश कर दिया है। और अब जेन्युइनली इस्टेब्लिशमेंट के सामने इमरान खान और उसके सपोर्टर्स खड़े हैं। अभी तक तो कंट्रोल रखा हुआ है, मगर जैसे मैंने पहले कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता स्लिपिंग हो रही है, कि स्लिपेजेस हो रहे हैं। अदालतें जो हैं वो उस तरीके से अब इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रही। वो देख रही है अपने शोल्डर के पीछे कि अवाम क्या चाहती है। तो इस तरीके से वो तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मगर इस तब्दीली के साथ ये मतलब नहीं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे और बाहर आके फिर एक नई इलेक्शन में फौरी तौर पे जीत जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट की धज्जियाँ उड़ा देंगे और सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। अलबत्ता ये सवाल बहुत रेलेवेंट है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और हिल नहीं रही है, उधर खान साहब भी हिल नहीं रहे हैं, तो फिर ये मामला जाएगा कहाँ? क्या ऐसे ये तो एक अनस्टेबल सिचुएशन है ना। तो इंस्टेबिलिटी जो है किसी न किसी स्टेज पे या बढ़ जाती है और फिर क्रैश करती है, या कहीं उससे पहले ही रेजोल्यूशन हो जाती है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इररेजिस्टिबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि हिलता नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है जो इररेजिस्टिबल, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। खान साहब इज द इररेजिस्टिबल फोर्स, एस्टैब्लिशमेंट इज द इमूवेबल ऑब्जेक्ट। खूबसूरत मिसाल। फिजिक्स आ रही है इसमें सारी। अच्छा, जब ये क्लैश करते हैं तो स्पार्क्स, दैट्स व्हेन कोलिजन के साथ कोलिजन। अभी वो कोलिजन जो हो रही है वो ऐसे ऐसे हो रही है। तो अभी स्पार्क्स उस किस्म के नहीं निकल रहे हैं। मगर ये बात ये है कि सूनर और लेटर या तो इसका रेजोल्यूशन नेगोशिएशंस के जरिए होगा या इसका रेजोल्यूशन बाय फोर्स होगा, और कोई तरीका नहीं है रेजोल्यूशन का। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम साल लग जाएगा बिफोर आप कोई रेजोल्यूशन का सोच सकते हैं। और शायद ये रेजोल्यूशन उस वक़्त आएगा जबकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई तब्दीली की कोई हवा चलेगी। ठीक, या खान साहब उससे पहले माफ़ी मांग लें, और जिसका कोई चांस नहीं है। ठीक, अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फिर तब्दीली अगर कोई आएगी सोच में या लोगों में या ओहदों में, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही होनी पड़ेगी ताकि खान साहब के लिए रास्ता निकले। मगर वो क्या रास्ता निकलेगा, क्या खुली छुट्टी मिल जाएगी या नहीं, फिर एक और हाइब्रिड रिजीम की बात होगी। ठीक, वो उनकी मनपसंद होगी। तो ये अब देखने वाली बात है। ठीक है। तो आई कांट से कि ये मसला हल नहीं होगा, हल होगा। प्रॉब्लम मेरे लिए ये है कि ये कब हल होगा। जितनी जल्दी हो जाए तो उतना अच्छा है मुल्क के लिए। अगर जितनी जल्दी नहीं होगा तो उतना नुकसान हो जाएगा और दिन ब दिन हालात ख़राब होंगे, फिर उससे वापस मुड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब हालात ख़राब होने लगते हैं तो क्लैश होना शुरू हो जाता है, क्लैश के बाद पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। अभी वो स्टेज नहीं आई मगर आ सकती है। बिकॉज अगर अदालतों ने खान साहब के केसेस ख़त्म करते गए तो फिर खान साहब को जेल में कैसे रखा जाएगा, फिर कोई और इक़दाम करने पड़ेंगे। ठीक, वो भी फिर चैलेंज होंगे। तो ये चैलेंजेस चलते रहेंगे, जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑन वन साइड एंड जुडिशरी एंड अवाम ऑन द अदर, ये इसका इक्वेशन बन रही है। ये कोई इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। सो मैं समझता हूँ कि सूनर और लेटर इसकी रेजोल्यूशन होनी पड़ेगी। आपने 1 साल दिया है ना? हाँ, मैंने कहा कम से कम 1 साल लग जाएगा। साल डेढ़ लग जाएगा। उस वक्त शायद कोई तब्दीली के इम्कान बने, कोई एक मूवेबल हो जाएगा या दूसरा जो है वो रेजिस्टेबल हो जाएगा। समथिंग कोई एक सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। और इसके इम्कानात कैसे होंगे वो आपने जाना सेठी साहब से। आज के लिए इस नंबर पर अपना वीडियो मैसेज भेजिए। अगले प्रांत के लिए इजाज़त दीजिए।